हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनाली बोरा, योर टीचर योर फ्रेंड। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हमने डायरेक्टर चैप्टर स्टार्ट किया था लॉ के अंदर, तो आज हम इसके कुछ और इम्पॉर्टेंट सेक्शंस रीड करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मेरे जितने भी नोट्स हैं, जो हैंड रिटन नोट्स, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको उसकी लिंक प्रोवाइड की है, तो आप वहाँ पे जाके और वो ज्वाइन कर सकते हो और ये नोट्स वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो अब हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेक्शन जो आज हम रीड करने वाले हैं वो है सेक्शन 149। ये जो सेक्शन 149 एंड 150 है, दोनों ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में है, तो हम इसको साथ में ही रीड करेंगे। सबसे पहले आता है सेक्शन 149, जिसके कुछ प्रोविजंस हमने कल कवर किए थे, मतलब प्रीवियस लेक्चर में कवर किए थे, एंड आज हम कुछ और इसके प्रोविजंस कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, डिक्लेरेशन बाय द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो एक कंपनी के अंदर जो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है, उसको क्या है, कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करने होते हैं, जिसके बहुत सारे पॉइंट्स गिवन हैं जो आप खुद रीड करना, जिसमें कुल मिलाकर के ये बात है कि जो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, उसका कोई भी कंसर्न है वो कंपनी के साथ में नहीं होना चाहिए, उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी पिक्यूनरी इंटरेस्ट भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसका स्टेटस इंडिपेंडेंट है, उसकी डिक्लेरेशन उसको कहाँ कहाँ पर देनी होगी, तो फर्स्ट पॉइंट उसके बारे में है। तो ये पॉइंट क्या बोलता है, एट फर्स्ट बोर्ड मीटिंग एट विच ही पार्टिसिपेट एज डायरेक्टर। तो फर्स्ट पॉइंट में ये बोलता है कि जब भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसको अपॉइंट किया गया, उसके बाद नेक्स्ट जो बोर्ड मीटिंग होगी उसमें उसको अपना स्टेटस है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, उसके लिए डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि हाँ, उसका स्टेटस अभी भी इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इसके अलावा ये बोलता है एट फर्स्ट मीटिंग ऑफ बीओडी इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। इसके अलावा जो भी फाइनेंशियल ईयर है उसकी जो भी फर्स्ट बीओडी की मीटिंग होगी, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग होगी, उसमें उसको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। इसके अलावा ये बोलता है व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द सर्कमस्टांसेस विच में इफेक्ट हिज स्टेटस एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कोई भी सर्कमस्टांसेस में चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से उसका स्टेटस है वो एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इफेक्ट हो सकता है, तो उसको वहाँ पर भी ये डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि उसका स्टेटस अभी भी इंडिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो उसके किसी भी रिलेटिव ने कोई शेयर्स है वो बाई किए कंपनी के अंदर, तो वहाँ पर उसका इंटरेस्ट है वो इफेक्ट हो सकता है इससे, तो उसको ये यहाँ पर डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि उसका स्टेटस अभी भी इंडिपेंडेंट है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा ये पॉइंट कवर होता है। तो यहाँ पर हमने 3 पॉइंट्स रीड किए। फर्स्ट, तो जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होता है उसके जस्ट बाद में जो इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी उसमें उसको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। इसके अलावा हर एक फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में देनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर कोई सर्कमस्टांसेस है जिससे उसके इंडिपेंडेंस का जो स्टेटस है उस पर इफेक्ट हो सकता है, तो उसके बाद में भी उसको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि अभी तक भी उसका जो स्टेटस है वो इंडिपेंडेंट है, उन सर्कमस्टांसेस की वजह से उसका जो स्टेटस है वो इफेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कोड। तो यहाँ पर जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके स्केड्यूल 4 के अंदर कुछ कोड दिए गए हैं। तो ये कोड है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इनसे अबाइड होता है, तो उसको फॉलो करने पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है रेमोनरेशन। वैसे तो रेमोनरेशन के जो सेक्शंस हैं हम आगे रीड करेंगे, 197 और 198, वो जो प्रोविजन दिए गए हैं वो तो एप्लीकेबल होगी ही। उसके अलावा कुछ और रेमोनरेशन के रिगार्डिंग प्रोविजन दिए गए हैं वो हम रीड करते हैं। सबसे पहले ये बोलता है जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उनको हम ईसॉप्स नहीं दे सकते, मतलब जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान होता है उसके लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लायबल नहीं होते। सेकंड, ये बोलता है कि जो भी 197 के अंदर सिटिंग फीस मिलती है डायरेक्टर्स को, जो 1 लाख रुपीज़ की, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को पे हो सकती है। इसके अलावा रिम्बर्समेंट ऑफ द एक्सपेंसेस फॉर पार्टिसिपेशन इन द बीओडी और अदर मीटिंग, मतलब जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग या किसी अदर मीटिंग के लिए आ रहा है, तो उसको अगर उससे रिलेटेड कुछ भी एक्सपेंसेज होता है, कंपनी की जो मीटिंग्स है उनके रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेज होते हैं उनका रिम्बर्समेंट दिया जा सकता है। इसके अलावा ये बोलता है प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन एज अप्रूव्ड बाय द मेंबर। तो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है अगर मेंबर्स अप्रूव करते हैं तो जितना उन्होंने अप्रूव किया है उतना उससे प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन भी पे हो सकता है। इसके साथ ही हमारा ये पॉइंट कवर होता है। नेक्स्ट आता है टेन्योर। तो यहाँ पर बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट है ये एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है।
जो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है उसको अपॉइंट करने के लिए कंपनी को एसआर पास करना पड़ता है। तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने के बाद में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट होती है, और ये जो अपॉइंटमेंट होती है वो 5 ईयर के लिए मैक्सिमम हो सकती है। इसके बाद भी अगर उसी डायरेक्टर को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो 5 साल के बाद में फिर से एक बार कंपनी को ओआर पास करना पड़ेगा, मतलब ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन यहाँ पे पास करना पड़ेगा कंपनी को। और उसके बाद में भी अगर अपॉइंट करना है तो वहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए 3 ईयर्स का कूलिंग पीरियड होगा, एंड उसके बाद वापस से नेक्स्ट 5 ईयर के लिए अपॉइंटमेंट हो सकती है बाय एसआर। फिर अगर अपॉइंट करना है तो ओआर, फिर 3 ईयर कूलिंग पीरियड। तो इस तरीके से ये चेंज चलती रहती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फर्स्ट हमें क्या करना है, एसआर पास करके मैक्सिमम 5 ईयर के लिए, उसके बाद में नेक्स्ट 5 ईयर के लिए ओआर, देन 3 ईयर्स का कूलिंग पीरियड, फिर अगर अपॉइंट करना है तो 5 ईयर के लिए एसआर, फिर ओआर 5 ईयर के लिए, फिर 3 ईयर्स का कूलिंग पीरियड। उसके बाद भी ये चेन ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है लाइबिलिटी। तो मतलब जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो किन किन चीज़ों के लिए लाइबल होंगे। फर्स्ट तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करने का हमारा पर्पस क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो कोई फ्रॉड और ना करे, कुछ गलत काम ना करे, इसलिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना जरूरी है किसी भी कंपनी के अंदर। तो फर्स्ट थिंग तो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उनके लाइबिलिटी यहाँ पर बोला गया है, independent director or non-executive director not being the promoter or KMP shall be held liable in respect of only 3 things। तो ये क्या बोलता है कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, जो कंपनी के प्रमोटर और केएमपी नहीं होने चाहिए, वो सिर्फ 3 चीज़ों के लिए लाइबल होते हैं। फर्स्ट तो उनके नॉलेज से कोई ओमिशन या कमीशन किए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसके लिए। सेकंड ये बोलता है कि अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कंसेंट से या कन्वीनियंस से, कंसेंट का मतलब है सहमति और कन्वीनियंस का मतलब है मौन सहमति, मतलब अगर ऐसी कोई गलत काम हो रहा है लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वहाँ पर चुप बैठा है तो उसका कन्वीनियंस माना जाएगा वहाँ पर, और वहाँ पर उसको लाइबल ठहराया जाएगा। या इसके अलावा उनकी कंसेंट से कुछ गलत काम हुआ है तो वहाँ पर भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को लाइबल ठहराया जाएगा। नेक्स्ट ये बोलता है कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उन्होंने ड्यू डिलिजेंट नहीं रखा, मतलब केयरलेसली काम किया है, कि केयरफुल नहीं रहे वो काम, जो भी काम कर रहे हैं या जो भी कंसेंट दे रहे हैं उसके ड्यूरिंग, तो उस केस में भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को यहाँ पर लाइबल माना जाएगा। तो 3 कंडीशन में ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लाइबल होता है। फर्स्ट तो उसके नॉलेज से कुछ ओमिशन कमीशन हुई है, सेकंड उसने कंसेंट और कन्वीनियंस दिया है गलत काम पे, या फिर थर्ड बोलता है कि अगर उसने ड्यू डिलिजेंस नहीं रखा है तो उस केस में ही उसको लाइबल ठहराया जाएगा। नेक्स्ट ये बोलता है रिटायरमेंट बाय रोटेशन। तो यहाँ पर एक प्रोविजन होता है डायरेक्टर्स के अंदर रिटायरमेंट बाय रोटेशन का, तो वो हम आगे रीड करेंगे। तो ये बोलता है कि रिटायरमेंट बाय रोटेशन के जो भी प्रोविजंस हैं वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पर एप्लीकेबल नहीं होते। रिटायरमेंट बाय रोटेशन क्या होता है आगे हम इसको रीड करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट ये बोलता है सेक्शन 150, ये भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का ही सेक्शन है। बेसिकली ये सेक्शन क्या बोलता है कि किसी भी कंपनी के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट कैसे होगी। तो उसके लिए यहाँ पर आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, पहले मैं आपको इसको समझा देती हूँ। ये क्या बोलता है, बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो एक नोटिफाई करती है किसी बॉडी को या किसी एसोसिएशन को या फिर किसी इंस्टीट्यूशन को। ये जो बॉडी एसोसिएशन या इंस्टीट्यूशन है वो क्या करती है, एक डेटाबेस मेंटेन करती है। डेटाबेस या डेटा बैंक जो है वो मेंटेन करती है। अब इस डेटा बैंक में क्या होगा, ऐसे जो भी लोग हैं जिनके पास में क्वालिफिकेशन है कि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होने लायक है और उसके अलावा उनकी विलिंगनेस भी होनी चाहिए, तो ऐसे लोगों के नेम, एड्रेस, क्वालिफिकेशंस और पूरा डेटा इस डेटाबेस में मेंटेन होता है। अगर किसी भी कंपनी को अपनी कंपनी के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए तो वो यहाँ से जाके किसी भी पर्सन को सेलेक्ट कर सकती है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो डेटाबेस मेंटेन करने वाली बॉडी है, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कुछ गलत करता है तो उसके लिए लाइबल नहीं होगी। यहाँ पर जो ड्यू डिलिजेंस है वो कंपनी का ही होता है। इसके अलावा जो डेटाबेस होता है वो टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है, मतलब कि अगर कुछ क्वालिफिकेशन में, नेम में, एड्रेस में कुछ भी चेंजेस आते हैं तो ये हमेशा अपडेटेड रहता है। ठीक है। नेक्स्ट ये बोलता है कि जो अपॉइंटमेंट है वो अप्रूव्ड बाय द मेंबर इन जनरल मीटिंग होगी। मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बेसिकली यही तो हुआ ना कि जो मेंबर्स है उनसे अप्रूव होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कोई भी पर्सन को अपॉइंट कर रहे हैं एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ऐसे तो वो फ्रॉड भी कर सकते हैं उसके साथ में मिलके। तो इसलिए यहाँ पे मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए होती है। तो फर्स्टली कंपनी क्या करेगी, किसी एक पर्सन को सेलेक्ट करेगी डेटा बैंक में जाके, उसके बाद में क्या होगा, एक जनरल मीटिंग हेल्ड होगी जहाँ पर मेंबर्स है वो उस पर्सन को अप्रूव करेंगे। ठीक है। तो जो भी मीटिंग के लिए नोटिस जाएगा उसमें ये स्टेटमेंट होगा कि भाई इस पर्सन को हम अपॉइंट करना चाहते हैं एंड मीटिंग का एजेंडा ये है, तो उसके हिसाब से जो मेंबर्स है वो उसको अप्रूव करेंगे। ठीक है।
नेक्स्ट ये बोलता है सेक्शन 151। तो यहाँ पर जो 149 और 150 थे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रिगार्डिंग सेक्शंस, वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट ये बोलता है सेक्शन 151 जो कि है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। सबसे पहली बात तो ये कि जो स्मॉल शेयर होल्डर है वो कौन से शेयर होल्डर होते हैं। तो ऐसे शेयर होल्डर्स जिनके शेयर की नॉमिनल वैल्यू है वो लेस देन 20,000 है, तो उनको यहाँ पे स्मॉल शेयर होल्डर माना जाता है। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू लिखा गया है, जो फेस वैल्यू है उसको हमें देखना है, मार्केट वैल्यू को शेयर्स की नहीं देखना। अगर शेयर होल्डर की मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू 20,000 से कम है तो उसको स्मॉल शेयर होल्डर माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी को एक SSD अपॉइंट करना होता है, मतलब कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ये बोलता है एप्लीकेबल फॉर द लिस्टेड कंपनीज। तो ऑब्वियसली जो लिस्टेड कंपनीज होती है उनकी ट्रेडिंग ही यहाँ पर मार्केट में होती है, तो वहाँ पर इसके अपॉइंटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर ये क्या बोलता है कि जो भी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी। तो सबसे पहले तो ये बोलता है 1,000 और 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सच शेयर होल्डर क्या करेंगे, कंपनी को नोटिस देंगे। मतलब जितने भी स्मॉल शेयर होल्डर्स है, यहाँ पे SSD नहीं होगा, सिर्फ SS होगा, स्मॉल शेयर होल्डर। तो वो 1,000 और जितने भी स्मॉल शेयर होल्डर है उनका 1/10, दोनों में से जो भी अगर कंपनी को नोटिस देते हैं एंड कंपनी को यहाँ पर SSD को अपॉइंट करना पड़ेगा, मतलब स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को यहाँ पर अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इसकी अपॉइंटमेंट होती है। अब ये क्या बोलता है, जो भी SSD होगा वो इलेक्ट कौन करेगा, स्मॉल शेयर होल्डर खुद वोट देके और उसको इलेक्ट करेंगे। अब ये जो डायरेक्टर होगा या तो क्या हो सकता है कि उन्हीं स्मॉल शेयर होल्डर्स में से कोई बंदा वो अपॉइंट कर सकता है या फिर किसी आउटसाइडर को भी अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, और जो भी SSD अपॉइंट होगा कंपनी में, मतलब जो भी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर होता है वो हाईएस्ट 2 कंपनी का SSD हो सकता है। और ये जो दोनों कंपनियां होगी वो आपस में कॉम्पिटिटर्स नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों कंपनीज आपस में कॉम्पिटिटर है तो वो दोनों कंपनीज में साइमल्टेनियसली अपॉइंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर SSD कोई भी 2 कंपनीज में एक टाइम पे अपॉइंट हो सकता है एज अ SSD, और वो दोनों कॉम्पिटिटर्स नहीं होनी चाहिए। अब इसकी टेन्योर की बात करें तो जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है उसकी अपॉइंटमेंट 3 इयर्स के लिए मैक्सिमम होती है। ठीक है, उसके बाद में लाइफ टाइम में कभी भी SSD उसी कंपनी का SSD नहीं बन सकता। मतलब SSD की अपॉइंटमेंट किसी भी कंपनी में एक बार ही होती है, वो 3 इयर्स के लिए होती है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जैसा नहीं है यहाँ पर प्रोविजंस थोड़े अलग है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। 3 इयर्स के लिए उसकी अपॉइंटमेंट होती है, फिर 3 इयर्स के बाद में वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता, लेकिन अदर किसी कैपेसिटी में अपॉइंट हो सकता है। लेकिन उसके लिए भी यहाँ पे 3 इयर्स का कूलिंग पीरियड लिखा गया है। मतलब कि एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर 3 इयर्स के लिए अपॉइंट हो गया, देन उसके बाद में उसको 3 इयर्स के कूलिंग पीरियड में रहना पड़ेगा, और आफ्टर 3 इयर्स कूलिंग पीरियड के बाद में वो किसी अदर कैपेसिटी में उसी कंपनी के अंदर अपॉइंट हो सकता है, एज अ SSD अपॉइंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेक्शन भी समझ में आया होगा। तो आज के रिवीजन लेक्चर में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगा। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी अपने अपकमिंग लेक्चर्स को अपलोड करने में। और फ्रेंड्स, ये जब डायरेक्टर चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में हम पूरे चैप्टर का एक साथ भी इसको रिवाइज कर लेंगे। तो स्टे पॉजिटिव, ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, ऑल द बेस्ट।